दादू, दादी, कहाँ हैं आप सब? मुझे आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। तभी मैंने राजू के बापू से पूछा, क्या आपको भी किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है? राजू के बापू, हाँ मालती, आवाज़ तो आ रही है, चलो बाहर चलकर देखते हैं। जब सामने 5 सालों बाद मैंने अपने पोते और पोती को देखा तो वह पल मेरे लिए किसी तीज त्योहार से कम नहीं था। राजू के बापू, अरे बच्चों, आओ आओ। अरे राजू, अचानक ना कोई खत ना कोई फोन। राजू कुछ कहता इससे पहले राजू की पत्नी मोनिका बोली, पापा जी, बच्चों का मन था इसलिए हम लोग अचानक आपसे मिलने आ गए। मैं अपने बच्चों को अपने पास देखकर बहुत खुश थी, परंतु राजू के पापा को देखकर ऐसा लग रहा था जिससे किसी सोच में पड़ गए हैं। मैं तुरंत मोनिका से बोली, मोनिका, बच्चों को और सामान अंदर ले जाओ। मोनिका, जी माँ जी, मैं अभी करवाती हूँ। ड्राइवर, सामान अंदर ले आओ और टाइगर को भी ले आओ। राजू के बापू, ये टाइगर कौन है? राजू, पापा, मैं और मोनिका दोनों जॉब करते हैं, इसलिए घर की देखभाल करने के लिए टाइगर को रखा है। मोनिका, पापा जी, ये है टाइगर। राजू के पापा झट से खड़े होकर, ये तो कुत्ता है। मोनिका, जी पापा जी, यही टाइगर है। राजू के बापू, तो क्या अब ये भी यहाँ रहेगा? राजू, हाँ पापा, इसे हम कहाँ छोड़ते, घर पर अकेले भी तो नहीं छोड़ सकते थे। राजू के बापू, अच्छा ठीक है, इसे आंगन में बांध दो। मोनिका, पापा जी, इसे आंगन में नहीं छोड़ सकते, अगर आपको दिक्कत है तो मैं इसे अपने कमरे में रख लूंगी। मुझे उनकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई बहस का मुद्दा ना बन जाए, इसलिए मैं बात को संभालते हुए बोली, अच्छा मोनिका बेटा, तुम इसे भी अपने साथ अंदर ले जाओ। मोनिका, थैंक यू मम्मी जी। मैं मम्मी जी शब्द सुनकर हैरान रह गई। जब यह शादी करके आई थी तो वह मुझे माँ कहकर बुलाती थी, परंतु क्या शहर में जाकर ऐसे ही बोलते हैं? खैर कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद मैं और मोनिका खाने बनाने में लग गई। तब मोनिका मेरे मन को जांचने के लिए बोली, आप बच्चों को देखकर खुश तो है ना? मैंने भी झट से कह दिया, हाँ हाँ, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। फिर बातों बातों में मोनिका मुझसे कहने लगी, मम्मी जी, आपको तो पता है शहर में कितनी महंगाई है और ऊपर से किराए के मकान में हम रहते हैं। बच्चों को पढ़ना लिखना सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता। मैं और राजू सोच रहे थे कि हम लोग शहर में एक घर खरीद लें, कम से कम किराया तो बचेगा। मुझे भी थोड़ी देर लगा कि क्या यह लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे। फिर अपने मन को समझाते हुए मैंने भी मोनिका से कह दिया, हाँ हाँ बेटा। मोनिका, बाहर तो सबका खाना हो गया, मैं और आप भी खाना खा लेते हैं। हाँ चलो खा लेते हैं। खाते खाते मोनिका फिर मुझसे कहने लगी, माँ जी, मैं और राजू सोच रहे थे कि जो दूर के खेत हैं उसे पापा जी बेच क्यों नहीं देते, इससे पापा जी की परेशानी भी कम हो जाएगी और देख रेख भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं थोड़ी देर चुप सी हो गई। मोनिका, माँ जी, राजू कह रहे थे कि उन पैसों से शहर में घर खरीद लें तो एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। तब मोनिका मुझसे कहती है, माँ जी, इस बारे में आप पापा से बात करना, राजू बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं राजू के बापू से कैसे बात करूंगी। तब तक राजू भी वहीं आ गया। राजू, माँ तुम मेरे लिए पापा से बात करना। राजू मुझसे बोलकर सोने के लिए चला गया और तभी मोनिका भी चली गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। क्या राजू के बापू पहले ही समझ गए थे कि ये लोग किसी काम से आए हैं? खैर, मैं कोशिश करूंगी कि मैं राजू के लिए बात कर सकूं। राजू के बापू को समझाते हुए घंटों बीत गए, लेकिन राजू के बापू अपने ही बात पर अड़े रहे। लेकिन मैं भी बस उन्हें समझाने में लगी रही। मैंने भी राजू के बापू से कह दिया कि ये सब धन दौलत लेकर क्या होगा अगर बच्चे खुश नहीं रहेंगे, और हमारी तो इकलौती संतान है, ये सब उसी का तो है। राजू के बापू, पर मालती तुम समझ नहीं रही हो, अगर हम अभी ये जमीन बेचकर पैसे दे देंगे तो हम खाएंगे क्या? तुम्हें तो पता है कि मैं नौकरी नहीं करता, इन्हीं खेत खलिहान से जो उपज होती है उसी से हम दोनों गुजारा कर रहे हैं, और जो भी जमा पूंजी थी वो राजू को पढ़ाने में लगा दी। अब हमारे पास बस यही खेत खलिहान है। मैंने भी तुरंत राजू के बापू से कह दिया, आप बेकार में चिंता करते हैं,
राजू है ना, क्या वह हमें भूखा रखेगा? राजू के बापू मेरी बातों को सुनकर बोले, मालती, राजू अभी नहीं आता तो बाद में क्या आएगा? 5 साल बाद आया है, तुम तो जानती हो ना। मैं भी राजू के बापू की बातों को काटते हुए बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, बच्चे पढ़ने वाले हैं, राजू और बहू नौकरी करते हैं, छुट्टी नहीं मिलती होगी, लेकिन बुढ़ापे में हमें छोड़ थोड़ी ना देंगे। राजू के बापू कुछ कहते उससे पहले मैंने उन्हें अपनी कसम दे दी कि आप राजू को पैसे दिला दो। राजू के बापू, मालती तुम समझ नहीं रही हो। राजू के बापू मुझसे कुछ कहते उससे पहले ही सोने का बहाना करके मैं सो गई। दिमाग में तो मुझे भी इस बात की टेंशन थी कि कहीं राजू के बापू सही तो नहीं कह रहे, पर बच्चों के लिए सोचना भी एक माता पिता का फर्ज होता है। सुबह सुबह मोनिका हम दोनों के लिए चाय लेकर हमारे कमरे में आई। मैं भी राजू के बापू को मोनिका के बारे में बोलने लगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि मोनिका हम दोनों को छोड़ देगी? मुझे तो मोनिका को देखकर ऐसा नहीं लगता। राजू के बापू, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ, मुझसे जितना बन पाएगा मैं मदद कर दूंगा। शाम को जब राजू के बापू घर आए तो मैंने उनसे पूछा, क्या काम हो गया? राजू के बापू, हाँ मालती, वह दोनों खेत बिक गए। राजू, पापा कितने पैसे मिले? राजू के बापू, बेटा 6 लाख रुपए मिले हैं। मोनिका, ये तो कम है पापा, और देखिए ना, हमें 10 लाख की जरूरत है। राजू, पापा 4 लाख रुपए और करवा दीजिए। राजू के बापू, जो घर के पास के खेत हैं वह उपजाऊ नहीं है, उसके कम पैसे मिलेंगे, उसे बेचकर भी कोई फायदा नहीं, तुम्हारी माँ उसमें गोबर का काम करती है। मोनिका, इससे तो बात नहीं बनेगी। मैं भी राजू और मोनिका को देखकर तुरंत बोल पड़ी, मेरे पास कुछ गहने हैं और तुम्हारी दादी के समय के कुछ पीतल के बर्तन हैं, तकरीबन 4-5 लाख रुपए के हो ही जाएंगे। मेरी बात सुनते ही मोनिका बोल पड़ी, हाँ हाँ माँ जी, दे दीजिए, और आप देखिएगा कि शहर का घर कितना सुंदर होगा। मैंने भी अपने गहने और पीतल के बर्तन निकाल कर राजू के बापू को दे दिए। थोड़ी देर बाद राजू के बापू उसे बेचकर पैसे ले आए और 10 लाख रुपए राजू को देते हुए बोले, ये लो बेटा, ये हम दोनों की जमा पूंजी है, अब हम दोनों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मोनिका, हाँ हाँ पापा जी, आप चिंता क्यों करते हैं, हम लोग हैं ना। पैसे मिलते ही मोनिका राजू से बोलने लगी, चलो राजू, 1 घंटे में निकल जाते हैं। मैं कुछ कहती उससे पहले ही राजू बोलने लगा, हाँ मोनिका, 1 घंटा क्यों, अभी निकलते हैं, जाओ बच्चों को तैयार करो। माँ, हम निकलते हैं, रात भर गाड़ी में बैठकर जाना है और सुबह ऑफिस भी जाना है। राजू के बापू जैसे पत्थर की मूर्ति बन चुके थे और मैं तो अबाक सी थी कि यह सब एक सपना तो नहीं है। मोनिका आती है और मुझसे कहती है, मम्मी जी, गृह प्रवेश में जरूर आना, यह पूजा आपको और पापा जी को ही करनी है। मैं तुरंत राजू से बोली, बेटा पैसों का ध्यान रखना, हम दोनों की जिंदगी है ये। राजू, माँ आप चिंता क्यों करती हो, शहर का घर आपके ही नाम पर होगा। राजू की ये बात सुनकर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई। थोड़ी देर में सब चले गए, बस मैं और राजू के बापू घर में अकेले रह गए। सुबह कैसे बीत गई पता ही नहीं लगा। जिस जगह पर राजू हमें छोड़कर गया हम दोनों वहीं पर बैठे रह गए। ना खाना खाया ना नींद आई, इस इंतजार में कि राजू कब तक पहुंचेगा। डाकघर में सुबह 7 बजे राजू का फोन आया कि वह पहुंच गया, घर पर खबर भिजवा दें। उस खबर के बाद आज 8 महीने होने वाले हैं। ना कोई फोन, ना कोई पूछने वाला और ना कोई मिलने आया। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने राजू के बापू से कहा, राजू घर बनाने में और ऑफिस के काम में बिजी होगा, क्यों ना हम लोग खुद ही शहर चलते हैं। राजू के बापू मुझसे समझाते हुए बोले, मालती तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, वहां जाकर कोई फायदा नहीं है। एक बार फिर मेरी जिद के आगे राजू के बापू हार गए और मुझे लेकर शहर पहुंचे। शहर पहुंचते ही मैं और राजू के बापू राजू के घर पहुंचे। काफी देर तक घर पर खड़े रहे लेकिन कोई बाहर नहीं आया। फिर राजू के बापू ने पड़ोस में रह रहे एक व्यक्ति से पूछा कि राजू का घर यही है क्या? तो उन्होंने हमें बताया कि ये राजू का घर नहीं, पंकज का घर है। मैंने तुरंत कहा, नहीं नहीं भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, पंकज नहीं राजू, राजू मेरा बेटा है, उसने हमें यही पता दिया था। उस सज्जन व्यक्ति ने बड़े ही मीठे स्वर में हमसे कहा कि माँ जी, यह एड्रेस आपको कब दिया था? राजू के बापू ने उस सज्जन व्यक्ति से कहा
कि 8 महीने पहले। उस व्यक्ति ने बताया उसे खुद यहाँ आए हुए 2 महीने हुए हैं। वह राजू के बारे में किसी और से पूछे, क्योंकि वह जब से आया है तब से वह इस घर में पंकज नाम के व्यक्ति को ही रहते हुए देखा है। फिर मैं और राजू के बापू दूसरे घर में गए। वहां जाकर हमें पता लगा कि राजू तो 4 महीने पहले ही घर खाली करके अपने नए मकान में चला गया। मैं भी तुरंत उस व्यक्ति से राजू के नए वाले घर का पता लिखवाने लगी। उसने हमें राजू का पता बता दिया। राजू के बापू मुझसे कहने लगे कि मालती चलो गांव चलते हैं, यहाँ कब तक ऐसे भटकते रहेंगे। पर मैं भी जिद पर आ गई कि यहाँ आ गए हैं तो राजू से मिलकर ही जाएंगे। राजू के बापू, मालती कोई फायदा नहीं है वहाँ जाकर, उसने तो हमें घर के बारे में भी नहीं बताया, और वह तो घर प्रवेश की पूजा भी हम दोनों से करवाने वाला था। मैं झट राजू के बापू को समझाते हुए बोली, अरे ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक उसका घर तैयार नहीं हुआ हो, तभी तो हमें नहीं बुलाया। राजू के बापू, अच्छा ठीक है मालती, हम उसके नए वाले घर में चलते हैं। उस व्यक्ति से राजू के नए घर का पता लेकर निकल गए। पर कहते हैं ना, नया शहर नई जगह, कैसे सुबह से शाम हो गई हमें पता ही नहीं लगा। मैं थक कर एक मंदिर में बैठ गई। राजू के बापू मेरी तरफ कठोर निगाहों से देखने लगे। मैं अपनी नजरें झुकाकर वहीं बैठी रही। जैसे तैसे हमने उस मंदिर में रात गुजारी। सुबह फिर निकल गए राजू से मिलने के लिए। बड़ी मशक्कत के बाद हम राजू के घर पहुंच गए। वहां जाकर मैंने बाहर अपना नाम देखा तो राजू के बापू को मैं समझाने लगी, देखो मेरा राजू कितना अच्छा है, उसने जैसा कहा था वैसा ही किया है। लेकिन उस नाम को देखकर राजू के बापू खुश नहीं हुए। मैं फिर दुविधा में थी कि राजू के बापू को क्या हो गया। अंदर पहुंचे तो घर में कोई नहीं था, सिर्फ काम करने वाले 2 नौकर। मैंने उनसे पूछा कि राजू का घर यही है? तो उसने बोला, जी मैडम, यही है राजू सर का घर। फिर उसने भी मुझसे पूछा, आप कौन हैं? मैंने भी झट से कह दिया, हम राजू के माता पिता हैं। ये सब सुनते ही वह दोनों हमें शक की निगाहों से देखने लगे और अंदर जाने से मना कर दिया। इसमें से एक नौकर शंभू, मैडम क्षमा चाहते हैं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ 4 महीने से काम करता हूँ। मैडम या सर ने कभी भी आप दोनों के बारे में हमें नहीं बताया। यह सब सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, फिर भी उन दोनों ने हमें घर में नहीं जाने दिया। बस एक माँ से माँ होने का प्रमाण मांग रहे थे। मैंने कहा, देखो बेटा, मैं मालती हूँ, मेरा नाम घर के बाहर भी लिखा है। दूसरा नौकर शेखर, मैडम आप किस धोखे में हो, वह मालती नहीं, मोनिका लिखा है, इस घर की मालकिन और राजू सर की वाइफ। मैं भी यह मानने को तैयार नहीं थी कि यहाँ मेरा नाम नहीं लिखा है, पर राजू के बापू नाम पढ़कर समझ चुके थे। तब तक टाइगर भौंकते हुए मेरी ओर आने लगा। टाइगर जाओ अपने कमरे में, शेखर उसे वहां से भगाने लगा। मुझे लगा जैसे टाइगर हमें पहचान गया। वह मेरे पैरों को चाटने लगा। यह देख शेखर और शंभू को लगा कि शायद मैं ठीक बोल रही हूँ। फिर मेरी आंखों में कुछ उम्मीद की किरण जागी और मैं अपना सामान वहीं गेट के पास छोड़कर घर के अंदर चली गई। राजू के बापू, देखो हमारा बेटा सही कह रहा था। मैं राजू के बापू का मन खुश करने में लगी थी। तभी स्कूल से दोनों बच्चे आ गए और बच्चे दादी दादू दादी दादू करने लगे। मैं भी रोक दिखाते हुए बच्चों के पास गई और दोनों नौकरों से बोली, अब पता चला हम दोनों कौन हैं। उन दोनों ने क्षमा मांगते हुए कहा, मैडम आप सब खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद बच्चों के साथ समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तभी बाहर से आवाज आई, शेखर, शंभू, कहाँ मर गए तुम दोनों? और यह बाहर किसका पोटला रखा है? शंभू, मैडम वो आपके, क्या आपके? ये पोटला उठाकर बाहर फेंको, पता नहीं किस गरीब का है। मोनिका की आवाज सुनकर मैं और बच्चे बाहर आ गए। बच्चों ने मोनिका से कहा, मम्मी देखो ना, आज कौन आया है घर, दादी दादू आए हैं। मोनिका ने बच्चों की बातों को अनसुना करके बच्चों को डांटने लगी कि आज ट्यूशन क्यों नहीं गई। बच्चों की आंखें नम देखकर मैंने कहा कि मोनिका बेटा, बच्चों को मैंने मना किया कि आज छुट्टी कर लो, आज हमारे साथ रहो। तभी राजू भी अंदर आ गया और मोनिका उसे कहने लगी, राजू देखो ऐसा नहीं चलेगा, ट्यूशन के हम पैसे देते हैं, कितनी मेहनत करते हैं तब जाकर के 2-4 पैसे कमाते हैं, फ्री का पैसा नहीं है जो आज बच्चे छुट्टी करके बैठे हैं। राजू मेरी ओर देखते हुए
कोई बात नहीं मोनिका, कल से बच्चे छुट्टी नहीं करेंगे। फिर मोनिका गुस्से में, शेखर मेरी चाय मेरे कमरे में लेकर आओ बोलकर अंदर चली गई। फिर राजू मुझसे कहता है, माँ आप लोग ऐसे अचानक कैसे आए, एक फोन तो कर देते। बोलते हुए राजू भी अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर आकर हमसे बोलता है, आइए आप दोनों को घर दिखा देता हूँ। फिर मैं और राजू के बापू दोनों राजू के साथ घर देखने लगे। राजू, माँ ये देखो, यह ड्राइंग रूम है। मैं राजू की तरफ देखने लगी। फिर राजू बोला, आपको समझ नहीं आएगा, यह बैठक रूम है। आइए आगे, यह मेरा और मोनिका का कमरा है। माँ ये मंदिर है। मुझे मंदिर देखकर बहुत खुशी मिली। चलो इतना तो संस्कार है। फिर हम आगे बढ़े। राजू, माँ ये किचन है, रसोई घर। माँ ये बच्चों का कमरा है, स्टडी रूम। मैं एकदम से बोल पड़ी, बेटा ये कौन सा रूम है? राजू, माँ आप भी ना, आपको कुछ नहीं पता, ये पढ़ाई का कमरा है। फिर हम आगे बढ़े। राजू, माँ ये गेस्ट रूम है। मुझे समझ नहीं आया, फिर भी मैंने उसे कहा, अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। फिर एक आखिरी में एक छोटा सा कमरा था। मैंने पूछा, बेटा ये क्या है? राजू, माँ ये टाइगर का कमरा है। फिर राजू हमें छत पर ले गया। वहाँ एक कोने में पुरानी खाट पड़ी थी। हमें बिठाकर बोला, माँ आप दोनों बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। बहुत देर बाद शेखर हमारे लिए खाना और 2 चादर 2 तकिया लेकर आया। शेखर आप लोग खाना खा लीजिए, तब तक मैं ये चादर बिछा देता हूँ। मैं राजू के बापू की तरफ बहुत शर्मिंदगी से देख रही थी और वह बहुत ही उदास निगाहों से मुझे देख रहे थे। हम लोगों ने खाना खाने के बाद करवटें बदलते हुए रात बिताई। राजू के बापू ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। सुबह होते ही राजू 2 कप चाय और कुछ बिस्किट लेकर आया और बोला, माँ पापा यह चाय और बिस्कुट खा लीजिए, मैं और मोनिका दफ्तर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जाएंगे, शेखर आपके लिए खाना बना देगा। और ये बोलकर वो चला गया। मेरी आंखें नम थी, चाय भी हमें जहर लगने लगी। मैंने राजू के बापू से कहा, हम चाय पीकर अपने गांव चलते हैं। राजू के बापू एक शब्द नहीं बोले। बिना चाय पिए ही हम दोनों गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में मैंने राजू के बापू से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। राजू के बापू मुस्कुराते हुए बोले, ये सब तो मैं जानता था, इसलिए मैं पहले ही तुम्हें मना कर रहा था। मेरी आंखें नम देखकर राजू के बापू बोले, रो क्यों रही हो पगली, मैं हूं ना तुम्हारे सुख दुख का साथी। और हम खुशी खुशी अपने गांव लौट आए। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।